कि एक व्यक्ति मौत के घाट उतार दिया गया और इस मुद्दे को उठाया। इंडी अलायंस है जो जिसे वो घमंडिया भी कहते हैं, घमंडिया अलायंस है, वो चाहते हैं कि सनातन को खत्म कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है कि माननीय राष्ट्रपति जी के उनके आदिवासी होने का फायदा वो उठाएं। राजस्थान के चुनाव के समय अडानी को, मोदी को और अमित शाह तीनों को टारगेट किया और उस पनौती का आलम ये था कि पूरे देश में ट्विटर पर लगातार वो शब्द ट्रेंड कर रहा था, जिन्होंने कर्ज लिया था बैंकों से वो कर्ज माफ कर दिया गया। लेकिन अगर कोई किसान कर्जा लेता है तो उसे बैंकों के जरिए इतना उत्पीड़ित होना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और चर्चा चुनाव की। दरअसल जो 5 राज्यों के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं उसमें राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ने, चुनाव का प्रचार आखिरी दौर में है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों की तरफ से लगातार बार हो रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अडानी और अमित शाह को लेकर के फायर हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अब धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दा उठा लिया है और अगर उससे भी काम नहीं चला तो फिर अब वो कांग्रेस के भीतर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान में डेमोग्राफी क्या कहती है, चुनावी समीकरण क्या है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव को लेकर के जो पॉलिटिक्स हुई है, जो रेवड़ियां, सो कॉल्ड फ्रीबीज के जो वादे किए गए हैं और आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं, उनका हासिल क्या होने जा रहा है इस चुनाव में। और आज मैं इस विश्लेषण में यह संभावना प्रकट करने जा रहा हूं कि जीत किस पार्टी की संभावित है, किसको मिल सकती है, किसे एज है। दोस्तों इन 5 राज्यों में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि एक तो वहां पर रवायत है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है और ये रवायत पिछले 30 साल से चल रही है। लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने जो अपनी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं उनका असर जमीन पर दिखाई पड़ रहा है, चाहे उसमें इंदिरा रसोई हो, 500 रुपए का सिलेंडर हो या सबसे महत्वपूर्ण 25 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, वो फैसिलिटी, चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना और अब कुछ नए और ऐलान इसमें जुड़े हैं। तो अशोक गहलोत के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए सरकार के प्रति। 5 साल से वो सरकार में है, लेकिन अशोक गहलोत के प्रति वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ रही है। नंबर 2, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के ही नहीं बल्कि राजस्थान के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर के उभरे हैं। दूसरे स्थान पर निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया है, बीजेपी की दिग्गज नेता, 2 बार की मुख्यमंत्री। और अगर ये कहें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को आज सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति की जरूरत है, जो समूचे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी उस हठधर्मी राजनीति के जरिए जितने भी पुराने दिग्गज थे, जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं बीजेपी की, उन सबको धीरे धीरे किनारे कर दिया, चाहे उसमें येदियुरप्पा हो, रमन सिंह हो, शिवराज सिंह हो और अब राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया। और इसके लिए जो उन्होंने विकल्प तलाश किए हैं उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत एक बड़ा नाम है, बालक दास का नाम अचानक उभर करके आया, दिया कुमारी हैं, राज्यवर्धन राठौर हैं, ओम बिरला का भी नाम चल रहा है एक संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये नाम है। लेकिन सच्चाई ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के आगे इनमें से एक भी चेहरा
उतना पुख्ता नहीं है जो समूचे राजस्थान की बीजेपी को रिप्रेजेंट करता। तो चेहरे के मामले में बीजेपी एक तरह से कमजोर दिखाई पड़ती है और इसीलिए प्रियंका गांधी लगातार अटैक कर रही हैं और वो ये पूछ रही हैं कि मोदी जी राजस्थान के कोने कोने में जा रहे हैं अपना मुख्यमंत्री ढूंढने के लिए, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। दूसरी तरफ आप आइएगा फ्री बीज का इशू, जो मैंने कहा कि अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो नीतियां हैं वो बेहद लाभप्रद साबित हो रही हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन बीजेपी भी कुछ कम नहीं, उसने कई योजनाएं बढ़ चढ़ करके कई घोषणाएं की हैं, कई ऐलान किए। मसलन एजुकेशन को लेकर के गरीब लड़कियों के फ्री एजुकेशन का ऐलान, 450 रुपए का सिलेंडर। लेकिन यहीं पर वो फंस गए क्योंकि अशोक गहलोत यानी कांग्रेस पार्टी ने तो 400 रुपए के सस्ते सिलेंडर की बात कर दी और महिलाओं को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष यानी घर परिवार की जो मुखिया महिला है उसके खाते में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए डाला जाएगा, ये ऐलान कर दिया। और चिरंजीवी योजना में राहुल गांधी के कहने पर अशोक गहलोत जो संकल्प पत्र जो तैयार हुआ है उसमें 50 लाख करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो एक तरह से जो वेलफेयर स्कीम है उसमें भी कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही है बीजेपी के बरक्स। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने अपने ट्रैक को बदल दिया, वो धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयास में लग गए। उस राजस्थान में जिसमें केवल 9% मुस्लिम आबादी, लेकिन वो कन्हैयालाल दर्जी का प्रसंग लेकर के आए। आपको याद होगा जून 2022 में कन्हैयालाल दर्जी नाम के एक व्यक्ति का 2 मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गला रेत दिया था। वजह थी नूपुर शर्मा ने, जो बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कोई अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद पूरे देश में उबाल आ गया था। अरब कंट्रीज ने भी, कई देशों ने अपना ऐतराज जाहिर किया था, तो नूपुर शर्मा की तो छुट्टी कर दी गई। लेकिन वो जो नफरत पैदा की गई थी, उस नफरत का अंजाम ये हुआ कि एक व्यक्ति मौत के घाट उतार दिया गया। और इस मुद्दे को उठाया मोदी जी ने और उन्होंने कहा कि इस तरह का हल होगा अगर कांग्रेस दोबारा आती है। लेकिन आज अशोक गहलोत ने इसकी भी पोल खोल दी। उन्होंने बता दिया कि जिन 2 व्यक्तियों ने कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की थी वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे थे। ये भी मुद्दा भी एक तरह से टाई फिश हो गया। फिर मोदी जी आते हैं सनातन के इशू पर। सनातन धर्म को लेकर के M.K. स्टालिन के बेटे ने टिप्पणी की थी पिछले दिनों, और वो टिप्पणी दक्षिण भारत में कई लोगों ने की थी कि जो सनातन धर्म है उसमें अन्याय, असमानता और जो अत्याचार है जो खास करके दलित वंचित तबके पर होता है वो सनातन की बुनियाद है और ऐसे सनातन को खत्म होना चाहिए। इस टिप्पणी पर कोहराम मचाया था बीजेपी, आरएसएस और तमाम हिंदूवादी संगठनों ने, और वो धीरे धीरे बात खत्म हो गई। लेकिन मोदी जी यहां लेकर के आए और उन्होंने कहा कि जो इंडी अलायंस है, जो जिसे वो घमंडिया भी कहते हैं, घमंडिया अलायंस है, वो चाहते हैं कि सनातन को खत्म कर दिया जाए। मोदी जी शायद राजस्थान के लोगों को इतना भोला, इतना बेवकूफ, इतना सूचनाओं से गैर हाजिर मानते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हम इंडिया अलायंस कहेंगे तो काम हो जाएगा। चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से आप लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सनातन को लेकर के M.K. स्टालिन का कोई समर्थन नहीं किया था, तो ये मुद्दा भी उनका टाई फिश हो गया। और अब अचानक अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी माने जा रहे सचिन पायलट, जिन्होंने पिछले सालों में बगावत की थी, मेहरबान हो गए हैं मोदी जी सचिन पायलट पर, और एक तरह से गुर्जरों को उत्तेजित करने वाला भाषण दे डाला उन्होंने भीलवाड़ा में, और कहा कि ये उस परिवार से अगर कोई टकराया है तो उसे सजा भुगतनी पड़ी है। राजेश पायलट का नाम लिया गया। आप जानते हैं कि राजेश पायलट
1997 में सीत केसरी साहब के खिलाफ चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का। उसमें वो हारे थे और उसके बाद उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये यहां तार जोड़ रहे हैं मोदी जी, और फिर ये भी कहते हैं कि सचिन पायलट के साथ भी अन्याय हो रहा, वो बदला ले रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट ने धो दिया, उन्होंने कहा कि मोदी जी को हमारी फिक्र नहीं करनी चाहिए और जो भी वो सूचना दे रहे हैं वो गलत है। तो ये तीसरा मुद्दा भी मोदी जी का नहीं चला। अब आइए जरा डेमोग्राफी को समझते हैं। डेमोग्राफी राजस्थान की जो है, सबसे बड़ा तबका वहां ओबीसी का है। दलित वहां पर 18% है, आदिवासी वहां 13.5% है, और इन दोनों समुदायों की जो रिजर्व सीटें हैं वो 59 है। आदिवासी वो बेल्ट जहां पर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने पिछले बार चुनाव लड़ा था, अब उसमें जो फूट हुई है, एक नई पार्टी बनी है भारतीय आदिवासी पार्टी, राजकुमार रोत की, जिसमें रामप्रसाद इंडोर भी हैं। वो पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है कि माननीय राष्ट्रपति जी के उनके आदिवासी होने का फायदा वो उठाएं, लेकिन राहुल गांधी ने लगातार इस बात को रेखांकित किया पूरे राजस्थान के चुनाव में कि इन्होंने, यानी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर पेशाब। राहुल ने यह भी पूछा कि क्या आपने किसी भाजपा के कार्यकर्ता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? और फिर आदिवासी के बारे में समझाया कि हम आदिवासी कहते हैं और भाजपा संघ उनको वनवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब होता है कि जो इस देश के पहले मालिक हैं, उनके जल जंगल जमीन का अधिकार उनका अपना होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी वनवासी जब कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि उनके जल जंगल जमीन को अडानी के हाथ में सौंप देना चाहते। और राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रहार किया है पूरे राजस्थान के चुनाव के समय, अडानी को, मोदी को और अमित शाह, तीनों को टारगेट किया। पहले तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल का जिक्र जनता के बीच से हो गया, मजा ले लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है वो आज किस लेवल का पहुंच गया है, जो प्रबुद्ध तो है ही, लेकिन आजकल बिट भी सीख गए हैं, आजकल व्यंग करना भी सीख गए हैं। और जब लोगों ने कहा पनौती, उन्होंने कहा कि हाँ पनौती वो नहीं गया होता तो अच्छा खासा लड़का खेल रहे थे, वो जीत जाते। और उस पनौती का आलम यह था कि पूरे देश में ट्विटर पर लगातार वो शब्द ट्रेंड कर रहा था। और एक खबर तो ये आई है कि कल तक ट्विटर पर 1,60,0987 बार इस शब्द को लिखा गया है तमाम सोशल मीडिया पर। अब आप समझ सकते हैं कि उस पनौती को लेकर के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया है। और फिर दूसरा हमला राहुल गांधी ने कर दिया जेब कतरा कहकर कि 3 जेब कतरे आते हैं और थोड़ा दूर दूर रहते हैं, एक ध्यान भटकाता है, दूसरा जेब काटता है और तीसरा धमकाने के लिए खड़ा होता है, दूर देख रहा होता है। मोदी जी टेलीविजन पर आते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, ध्यान भटकाते हैं, और अडानी जेब साफ करते हैं गरीबों की। और कुछ गड़बड़ हो तो अमित शाह धमकाने के लिए खड़े होते हैं। और फिर उदाहरण भी दिया कि सारी संपत्ति अडानी को सौंप दी। जो जीएसटी का पैसा, जो किसानों की इंश्योरेंस का पैसा था, वो चला गया उन 15-20 अरबपतियों के पास जिन्होंने कर्ज लिया था बैंकों से, वो कर्ज माफ कर दिया गया। लेकिन अगर कोई किसान कर्जा लेता है तो उसे बैंकों के जरिए इतना उत्पीड़ित होना पड़ता। तो ये जो राहुल गांधी बार बार अटैक कर रहे हैं, उससे मोदी नाम का ब्रांड बहुत कमजोर हुआ है। और अब जब मोदी जी ये सोचते थे कि वो इसके जरिए चुनाव जीत लेंगे, अपने ब्रांड पर चुनाव जीत लेंगे, उसकी संभावनाएं थोड़ी कम हो गई। दलित कांग्रेस पार्टी वो है जिसने एक मुख्यमंत्री बनाया था जगन्नाथ पहाड़िया को। राजस्थान में बरकतुल्लाह खान भी मुख्यमंत्री रहे। आज मुस्लिम शब्द बोलना अपने आप में पूरे राजनीति को, जैसे कहते हैं ना, जड़ों में मट्ठा डालना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने
वहां पर एक दलित को भी मुख्यमंत्री बनाया, एक मुस्लिम को भी मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ इंटैक्ट दिख रहा है। हालांकि उसमें भी विभाजन करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके जरिए वो दलित उस भरोसे को प्राप्त कर रहा है, बावजूद इसके कि दलितों पर तमाम अन्याय और अत्याचार की घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। लेकिन जिन लोगों ने वो घटनाएं की हैं, उन पर एफआईआर हुई है, वो जेल गए हैं, तो थोड़ा सा जो नुकसान हो सकता था उस नुकसान को कम किया है अशोक गहलोत। ओबीसी वो खुद हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से जाति जनगणना के सवाल को बार बार उठा रहे हैं, मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन ओबीसी समाज के लिए उन्होंने क्या किया? जो आईएएस सरकार चलाते हैं, बजट का एलोकेशन करते हैं, उन 90 आईएएस में से 3 ओबीसी हैं। कुलपतियों के पद हों या और ऐसे ही प्रशासनिक पद हों, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग हों, उसमें कितने ओबीसी हैं ये भी पूछ लिया राहुल गांधी ने। पत्रकारों में कितने ओबीसी दलित हैं ये भी राहुल गांधी ने पूछ लिया। एक तरह से ओबीसी की पूरी पॉलिटिक्स को राहुल गांधी ने सेट कर दिया है और अब नरेंद्र मोदी का कोई सिक्का नहीं चल पा रहा है। नरेंद्र मोदी ओबीसी के खोटे सिक्के साबित हो गए हैं। राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं कि अगर एक भी काम नरेंद्र मोदी अच्छा कर जाएं तो कम से कम ओबीसी कहलाने के लायक होंगे, वो जाति जनगणना करा दें, वो ओबीसी के लोगों को बता दें कि भाई आपकी आबादी इतनी है, और फिर ये भी तय कर दें कि उनके प्राकृतिक संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर उनका हक उतना होगा कि नहीं होगा। जब ये सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं तो ओबीसी भी कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक पेच है, वो है बागियों का चुनाव लड़ना। वो दोनों ही तरफ से, भाजपा और कांग्रेस के करीब 35 बागी मैदान में हैं इस समय। उनमें से कौन जीत करके आता है? पिछली बार अशोक गहलोत की जादूगरी उसी में थी कि वो 99 पर आउट होने के बाद 200 में से 101 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, लेकिन 99 पर वो पार्टी रुक गई थी। फिर एक सीट और निकाल ली, 100, लेकिन बीएसपी के 6 विधायकों को अपने साथ जोड़ा, कुछ निर्दलियों को जोड़ करके मजबूत सरकार चलाई। उसके बावजूद कि सचिन पायलट ने बीच में बगावत की, सरकार वो बचा भी ले गए और लगातार अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए उन्होंने कांग्रेस को वहां पर एंटी इनकम्बेंसी से लेस नहीं होने दिया। जो एंटी इनकम्बेंसी वहां के लोग बता रहे हैं वो विधायकों पर रही है। उन चेहरों को उन्होंने बदलने की भी कोशिश की है। कुछ दूसरे पार्टियों से जो लोग आए थे, बीएसपी के जो 6 विधायक आए थे उसमें से 5 को उन्होंने टिकट दिया है। यानी वो भरोसा भी जताया है कि जो हमारे साथ आएगा तो वो हमारा होगा। ये नहीं है कि यूज एंड थ्रो वाला खेल कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखाया। तो ये विश्वास जो दिखाई पड़ रहा है और जनता की नब्ज ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को एज है आज की तारीख में। हालांकि महीने भर पहले, 15 दिन पहले तक जो सर्वे आ रहे थे वो बीजेपी को एज की तरफ इशारा कर रहे थे कि बीजेपी को बढ़त है, लेकिन मुद्दा विहीन हो चुकी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का वो जो ओबीसी का कार्ड जो फेल हो गया, आदिवासी का कार्ड भी राहुल गांधी ने फेल कर दिया, उसमें एक संभावना अब दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस पार्टी अब चुनाव में बढ़त लेते हुए दिखाई पड़ रही है। वो बात अलग है कि उसके बारे में अभी सुनिश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारी कोशिश है कि उस विश्लेषण के जरिए, चाहे वो जातिगत संरचना हो, चाहे वो मुद्दे हो, या चुनाव प्रचार में जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे उनके पर्दों को हटाना, ये मेरे विश्लेषण का मंतव्य है। और उसके आधार पर जो मैं निष्कर्ष निकाल पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जब वोट पड़ेगा 25 तारीख को और जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तब असली पता चलेगा कि राजस्थान के लोगों को राहुल गांधी और अशोक गहलोत की नीतियां और उनके भाषण पसंद आए हैं
या नरेंद्र मोदी की वो चाल कामयाब हुई है जिसमें उन्होंने कुछ दिल्ली से बुलाकर के लोगों को चुनाव लड़ाया और वसुंधरा राजे को किनारे करके वहां के और दूसरे क्षत्रपों को आगे करके और खुद अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा। क्या उसमें सफलता मिलेगी नरेंद्र मोदी को? ये 3 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।